हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी ऑनर्स का मेजर पेपर 9। ओके, आपका कितना है? टोटल मार्क्स 100 है, आपको 40 मार्क्स इसमें लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, रस और उसके भेद। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? अलंकार पढ़ना है, जो दो तरह का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ओके, इकाई 2 में क्या पढ़ना है? प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का पढ़ना है, लॉन्जाइन्स का पढ़ना है और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत इमेजिनेशन पे करना है, जो कि 2 ये में होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, आपको पता होगा। उसके बाद क्या होता है? इलियट की अवधारणाएं पढ़नी है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? आलोचना और कौन कौन बड़े आलोचक थे। ठीक है, ये भी पढ़ना है। आलोचना का परिभाषा पढ़ना है, स्वरूप पढ़ना है और विशेषताएं पढ़ना है। आलोचना के प्रकार भी पढ़ना है, जो कितना होता है? सैद्धांतिक है, स्वच्छंदतावादी है और मार्क्सवादी है। ठीक है, आपकी पुस्तक की रेफरेंस बुक दिया हुआ, अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ का ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखिए आपको इसमें ये सबका देखिए यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन क्या है? काव्य के लक्षणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो काव्य के क्या क्या लक्षण हैं उसको आपको विस्तार से चर्चा करना है। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग मत दिया है, अपना अलग अलग उसमें दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, और देखिए काव्य का इसी में हमको में पता चलेगा कि रस कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं इसके लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर: भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षणों पर आचार्यों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। ठीक है, और हमारे महान आचार्य कौन कौन है? तो भरत मुनि है, भामा है, दंडी है, विश्वनाथ है, आदि आचार्यों ने काव्य की परिभाषा दी है। सब अपने अकॉर्डिंग काव्य की क्या दी है? डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। ठीक है, देखिए अब भामा के अनुसार क्या है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम उनका क्या है? अब इसमें 1 नंबर में बोल देगा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किनके द्वारा दिया गया है, तो आपको टिक करना पड़ेगा क्या? भामा के द्वारा। ओके, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है काव्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ का सुंदर संयोग है। तो इनके अनुसार कविता क्या है? काव्य क्या है? जिसमें शब्द और अर्थ का सुंदर कंपाइल किया गया हो, ठीक हो, संयोग हो। ओके, और दंडी के अनुसार क्या है? तो गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम, इनके अनुसार क्या है? गुणीभूतम व्यम काव्यम, इनके अनुसार क्या है कि काव्य वह है जिसमें गुणों का अधिकय हो, जिसमें क्या हो? गुणों का अधिकय हो। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का स्वरूप रसात्मक में माना, और रसात्मक मतलब रस उसमें विहीन है कि नहीं? रस काव्य का प्राण है। ठीक है, इसलिए किसी भी रचना को तभी काव्य कहा जा सकता है जब वह रसोपति कराए। ठीक है, जब वो रस से भरा हुआ हो, है कि नहीं? उसमें अच्छा से उसमें प्रयोग क्या हो, तभी वो क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। साथ ही शब्द और अर्थ की संवित सुंदरता भी आवश्यक है, और ये नहीं कि यूज़ कर दिए, दोनों का शब्द है तो अर्थ भी होना चाहिए, है ना? जैसे हम लोग राइम करने के लिए सेम सेम शब्द दे देते हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन एक है काली घटा का घमंड घटा, तो कितना अच्छा है, अर्थ भी है, अलंकार भी मिल रहा है कि नहीं? दोनों का सुंदर क्या है? कंपाइल है कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार काव्य के लक्षणों का निष्कर्ष यह है कि काव्य एक ऐसा कलात्मक रचना है जिसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य, रचनात्मक भाव, व्यक्ति सौंदर्य और पाठकों के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता होती है। काव्य क्या होती है? पाठकों के हृदय। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रस और उसके भेदों की व्याख्या कीजिए। तो पहले रस का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, रस पहले आप लिखिएगा कि संस्कृत शब्द से बना है रस, और जिसका अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक है, और भरत मुनि ने रस को काव्य का प्राण कहा है। किन्होंने कहा है? भरत मुनि ने। और ये रस का उत्पत्ति कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, चलिए नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? विभानुभाव व्यक्त भी चार संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के कितने प्रकार है? तो टोटल 8 है। ये भरत मुनि ने 8 दिया था, फिर बाद में एक ऐड हुआ था जो कि शांत रस था। ठीक है, तो पहले श्रृंगार रस को देखते हैं। तो रति भाव पर आधारित श्रृंगार रस का क्या है भाव? तो रति। हास्य का क्या हो जाएगा? हर्ष भाव। करुणा का शोक। ठीक है, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय। खाली अब श्रृंगार का थोड़ा रति याद रखिएगा, बाकी तो आपको पता चल जाएगा। विभत्स रस का घृणा भाव। ठीक है, 8 में अद्भुत भाव का विस्मय भाव, और शांत रस का निर्वेद भाव। ओके,
बाद में वात्सल्य और भक्ति रस भी माने गए, और एक दो रस और भी ऐड हो गए। कौन सा? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, रस से काव्य को जीवन की गहराई, आनंद और कलात्मक प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 15 नंबर यहाँ से फिक्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है भाई? तो अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो आभूषण। सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। एक आप ये कर सकते हैं, एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए आभूषण कितना आवश्यक है। जब वो लोग आभूषण से निहित रहती है तो कितनी खूबसूरत लगती है कि नहीं? और बिना वो आभूषण के भी तो स्त्री ही रहेगी। वैसे ही काव्य भी है कि काव्य तो है, लेकिन जब हम उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो उसके लिए आभूषण का काम करता है कि नहीं, और भी उसे सुंदर बना देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखिए अलंकार का दो प्रकार होता है। ठीक है, अलंकार का मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। तो कौन कौन होता है? एक एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। ठीक है, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द की योजना से काव्य सौंदर्य प्रकट किया जाता है। तो काव्य की मतलब शब्द से उसमें क्या होता है? सुंदरता आता है। ठीक है, और अर्थालंकार में शब्द ना देखकर अर्थ की विशेषता में जब शोभा प्रकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। शब्द नहीं बोल रहे हैं हम, वर्ण बोल रहे हैं, क ख ग घ अंग। ठीक है, ये सब जैसे कि हम लोग बचपन में एक बहुत बोलते थे, क्या बोलते थे? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो देख रहे ख ख ख कितने बार में? दैट मीन क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ेंगे क्या? यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? एक ही शब्द का भिन्न अर्थों का प्रयोग। ठीक है, एक ही शब्द का भिन्न अर्थों का प्रयोग। जैसे कि क्या होता है? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा दो बार आ रहा है लेकिन अलग अलग है। एक घटा का मतलब क्या है? बादल है, और एक दूसरा घटा का क्या मतलब? मात्रा में जो घट रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? श्लेष अलंकार। एक शब्द से अनेक अनेक अर्थ। तो मतलब इसका कोई भी एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक पानी वाला बहुत फेमस है उसको। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में आपका क्या क्या आता है? उपमा अलंकार। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार आप कैसे पहचानिएगा? ठीक है, उपमा अलंकार आप कैसे पहचानिएगा? जैसे कि उपमा अलंकार, देखिए अगर कोई पंक्ति में, ठीक है, ये गायब क्यों हो जा रहा है? देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है? जब पंक्ति में आपको योजक चिन्ह मिले, योजक चिन्ह आपको पता है ना किसको बोलते हैं? ऐसे। ठीक है, योजक चिन्ह मिले ये वाला, उसके बाद सा, सी, सरिस, ये सब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखिए इसमें क्या है? चंद्र सा मुख। ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह के बाद सा आ रहा है, दैट मीन ये क्या है? उपमा अलंकार है। अब आप उपमा और रूपक में कंफ्यूज मत होइएगा। रूपक अलंकार में क्या होता है? सिर्फ आपको योजक मिलेगा। ठीक है, योजक चिन्ह मिलेगा। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है भाई? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? तो ज्यो, मानो, जनो, मनो अगर वर्ड आपको दिखेगा तो आपको क्या वहाँ पे लगा देना है? एक मूंद के, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? तो व्यंग्यात्मक और अभिव्यक्ति। दैट मीन क्या कि यहाँ पे थोड़ा कथन क्या होता है? टेढ़ा होता है। ठीक है, जैसे तूफानों से लड़ना मेरी आदत है। ओके, और देखिए भ्रांतिमान और वक्रोक्त में क्या होता है कि जो मतलब हम बोल रहे हैं वो अगला दूसरा उसको कुछ समझेगा। ठीक है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और है, वैसा वाला टोन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
भ्रांतिमान में क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, भ्रम उत्पन्न करने वाला, मतलब इतना कोई चीज़ में समानता रहता है कि हमें भ्रम हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। इसके अलावा एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार भी आप लिख सकते हो। उसमें क्या होता है, कथन को बढ़ा चढ़ा के बोलना। देखते थे ना कि चेतक का घोड़ा जब वो देखते रह जाता था राना, और चेतक घोड़ा पार कर लेता था, तो वही वाला इसमें होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। ओके। और एक इसमें नहीं है मानवीय कर अलंकार। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे निर्जीव चीज़ों को क्या किया जाता है, मानवीय गुण भावनाओं से तुलना किया जाता है। जैसे आज बादल खामोश है, तो बादल तो क्या खामोश, खुश, ये सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और एक गुण, उसको गुण दे रहे हैं, मानवीय गुण दे रहे हैं, तो वही हो गया क्या, मानवीय कर अलंकार। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न 1, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है, तो किनकी है, भामह की। दूसरा क्वेश्चन, रस से काव्य का क्या कहलाता है, तो प्राण कहलाता है कि नहीं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हर्ष है। उपमा किस प्रकार का अलंकार है, तो अर्था अलंकार। अनुप्रास क्या है, तो शब्द अलंकार। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इनका मानना था कि काव्य में क्या दोष है, तो ये मनुष्य को क्या करता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाता है, सत्य से असत्य की ओर ले जाता है। जो हमारी सत्य दुनिया है उसको ना लेकर एक क्या, इमेजिनेशन से भरा कि बहुत सुख आनंद, वही इनका कहना था। ठीक है, एक बार हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। प्लेटो ने काव्य को अनुकरण के अनुकरण कहा। क्यों कहा भाई, उनके अनुसार यह सत्य से दूर ले जाता है, रियलिटी से क्या करता है, सत्य से दूर ले जाता है, और समाज के लिए हानिकारक है, और सत्य से दूर होना हमारे लिए क्या है, एक हानिकारक है। प्लेटो ने कवियों को अपने आदर्श राज्य से बाहर करने की बात कही। उनका मत था कि कवि केवल भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी भावनाओं को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। अब उत्तेजित कर देगा, अब आदमी को मिलेगा नहीं वैसा एक्सपेक्टेशन, नहीं एक्सपेक्टेशन हाई रखेगा और मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, एक ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, जिसमें मनुष्य यथार्थ और सत्य से विमुख हो जाता है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने काव्य को नकारात्मक और भ्रामक कहा। अब इसके कहने के बाद इनके शिष्य ने समझाया, कौन थे इसके शिष्य, तो अरस्तु। क्या समझाया कि नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, काव्य बहुत ही सुंदर चीज़ है, आपका दृष्टिकोण आपको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए क्या कहा, हालांकि उनके शिष्य अरस्तु ने इस बात का खंडन किया और काव्य को समाज उपयोगी माना, कि समाज के लिए क्या है, उपयोगी माना। प्लेटो का दृष्टिकोण काव्य पर दार्शनिक विमर्श आधार बना। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोएटिक्स किसकी कृति है, तो अरस्तु जी की है। किनकी है, अरस्तु की। प्लेटो ने कवि को क्यों हानिकारक माना, तो क्यों कहा, क्योंकि वो सत्य से हमें दूर ले जाते हैं। ऑन द सबलाइन किसकी रचना है, तो लॉजाइन्स की। ठीक है, प्रश्न 9, प्राथमिक और द्वितीयक कल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो कॉलेज ने दिया। इन्होंने दो दिया, प्राथमिक कल्पना और द्वितीयक कल्पना। ओके। ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो टी.एस. इलियट ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरस्तु के अनुकरण और कैथारी सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, आप ये पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस के उदात्त सिद्धांत समझाइए। तो आपको इसको समझाना है। ठीक है, इसका 5 स्रोत है, नॉबल, उच्च विचार, प्रबल भावनाएं, उचित अलंकार, उपयुक्त शब्द योजना, उचित रचना संरचना। ठीक है, चलिए कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इनका दो था, क्या था, प्राथमिकता और द्वितीयक था। प्राथमिक में क्या होता है, सामान्य मानवीय अनुभूति का अनुभव, और दूसरा में क्या होता है, कवि की सृजनात्मक शक्ति जिससे वह अनुभव को नया रूप देता है। ठीक है, ये तो प्राथमिक वाला हम लोग को हमेशा सामान्य रूप से मिल जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है बड़े बड़े कवि आचार्य में ही देखा जाता है, और ये कैसे, उनके रचना से पता चलता है कि नहीं। इलियट की आलोचना अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या है भाई, तो आधुनिक अंग्रेजी आलोचक थे। उनकी आलोचना अवधारणाएं प्रमुख रूप से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट और ऑब्जेक्ट कॉरिलेटिव सिद्धांत से जुड़ी है। पहला क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये क्या है, कविता कवि की व्यक्तिगत भावनाएं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि परंपरा और सार्वभौमिक अनुभव का हिस्सा है।
उन्होंने क्या किया कि ये एक इंडिविजुअल कोई टैलेंट नहीं है, ये क्या है, एक समाज, पूरे परंपरा और का अनुभव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि को वस्तुएं, परिस्थितियों और घटनाओं को ऐसा संयोजन करना चाहिए कि सीधे पाठकों के वही भाव उत्पन्न करे। अब वो ऐसा लिखते, ना वहाँ म्यूजिक रहता है ना कुछ रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं तो क्या होता है, अंतर मन को छू जाता है। दैट मीन वो क्या है, कवि का वो टैलेंट है कि नहीं। उसके बाद क्या है, निर्लिप्तता, कवि को कविता से अलग होकर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो एमसीक्यू कर लिए हम लोग। आलोचना की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं बताइए। तो आलोचना का परिभाषा क्या होता है, किसी रचना का विवेचन एवं मूल्यांकन। हिंदी में आलोचना का व्यवस्थित स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिलता है। किनसे मिलता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। परिभाषा तो हम लोग देख रहे हैं। आलोचना का कार्य साहित्यिक कृतियों की व्याख्या, परीक्षण और मूल्यांकन। स्वरूप क्या, आलोचना वस्तुनिष्ठ और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। विशेषता क्या है, साहित्य का गहन अध्ययन, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों की व्याख्या, रचना की कलात्मक और मूल्यांकन। और आलोचक की स्वतंत्र दृष्टि, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, है ना। आलोचना के प्रकार क्या है, तो ऊपर ही पढ़े थे, सैद्धांतिक है, स्वच्छंदवादी है, और एक क्या है, मार्क्सवादी है। ठीक है, चलिए हिंदी आलोचन को व्यवस्थित स्वरूप किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सैद्धांतिक आलोचक का संबंध किससे, तो साहित्य की परिभाषा और स्वरूप से है। स्वच्छतावादी आलोचन किसकी प्रधानता होती है, तो आलोचक की स्वतंत्र अनुभूति की। मार्क्सवादी आलोचना का मुख्य आधार क्या है, तो वर्ग संघर्ष और समाज। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने रचा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रचा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। इसमें और लॉन्ग तरीका का है कि शब्द सौंदर्य होता है, एक अर्थ होता है, ये सब उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, काव्य के प्रयोजन का विवेचन कीजिए। काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी है। बिल्कुल है कि नहीं। प्राचीन आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन अलग अलग रूप में बताते हैं। तो क्या क्या बताते हैं भाई, तो लोकोपयोगी दृष्टिकोण, काव्य का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना, नैतिकता और सद्गुणों का प्रचार करना है। ठीक है, आनंद दृष्टिकोण, आनंद देता है नहीं श्रोता को, पाठक को, है कि नहीं। मनोविज्ञान दृष्टिकोण, काव्य मनुष्य के मनोविकारियों की शांत और शुद्धि करता है कि नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भक्ति काव्य में काव्य का प्रयोजन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। काव्य क्या करता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। हम जो मंत्र पढ़ते हैं तो क्या है, वो सब एक है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ही कार्य करता है। चलिए काव्य गुण और काव्य दोष के तुलनात्मक विवेचन कीजिए, आप कर लीजिएगा। चलिए रस और उसके भेद की व्याख्या कीजिए। तो ये हम लोग पढ़ लें और एक बार देख लीजिए। श्रृंगार, रति, हास्य, हर्ष, करुणा, शौक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, ये सब इसका क्या है, स्थायी भाव है। ठीक है, अलंकारों के प्रकारों की विशेषता और टिप्पणी कीजिए। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। उपमा अलंकार में क्या है, रामचंद्र जैसे सूर्य हैं। ठीक है, रामचंद्र जैसे सूर्य है, मतलब क्या कर रहे हैं, तुलना हो रही है ना। ठीक है, रूपक में क्या है, सागर ही अश्रु है। और इसमें डायरेक्ट बता रहा है कि नहीं भाई तुम ही है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, डायरेक्ट तुलना हो रहा है। और उसमें क्या, जैसे से, सा से यूज करके होता है। इसमें क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है रूपक में। ठीक है, सागर ही अश्रु है, सागर जैसा अश्रु वैसा कुछ नहीं है, सागर ही अश्रु है। ठीक है, वक्रोक्ति में क्या है, तूफानों से लड़ना मेरी आदत है। उसके बाद देखिए वही है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत बताइए। तो हम लोग देखे थे कि उनको क्या था कि सत्य से दूर कर देता है कि नहीं। अरस्तु के अनुकरण और कैथार्सिस सिद्धांत का विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लॉन्जाइन्स के उदात्त सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कॉलरिज का कल्पना, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में योगदान बताइए। तो आप बताएंगे क्या योगदान है, तो आलोचना को ऐतिहासिक आधार दिया, साहित्य को समाज और जीवन से जोड़ कर देखा। ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते साहित्य समाज का दर्पण है, बोलते हैं ना। आलोचना को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाया, साहित्य को केवल रस और अलंकार तक सीमित ना रखकर सामाजिक मूल्यांकन किया, है कि नहीं। अब हम उसमें रस जोड़ दिए, अलंकार जोड़ दिए, तो ये नहीं कि अब सब सही है, नहीं, ऐसा नहीं है।
ओके। मार्क्सवादी आलोचना का विशेषता बताना है आपको, ठीक है। आलोचना और समीक्षा में अंतर स्पष्ट की, समीक्षा क्या होता है और आलोचना क्या होता है, इसमें आपको अंतर बताना है, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।